यार इसको मिटा दोगे मेरे भाई? मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट कर लें, नोट कर लें, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट कर लें, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनबीएफसी। प्यारे बच्चे, मेरी पानी की बोतल भी लिया यार। जो हम एनबीएफसी में पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने ये जा रहे हैं कि यार इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होगी कि ये एनबीएफसी का हमारे पास बैकग्राउंड क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज, इस एनबीएफसी को थोड़ा बहुत समझने के लिए आप ये देखें कि हमारे पास बैंकिंग बिजनेस क्या होते थे। थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे पास बैंकिंग बिजनेसेस क्या होते थे। अच्छा, बैंकिंग बैंकिंग का बिजनेस क्या होता था? बैंकिंग का बिजनेस ये होता था कि वो अपनी कुछ इक्विटी लगाते थे। अगर आपको याद हो, मिनिमम पेड अप कैपिटल, एक चीज ये लगाते थे, प्लस डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स लेते थे। इसको मैं रेड बॉक्स से बंद कर रहा हूं, डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स ले रहे होते थे। और फिर उसके बाद वो क्या काम करते थे? उसके बाद वो बेतहाशा बिजनेस करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हाउस लोन चाहिए तो हाउस फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करते थे। ऐसा ही है, किसी बंदे को अगर हाउस के अगेंस्ट लोन चाहिए तो हाउसिंग फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करते थे। किसी बंदे को फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी शाड़ी लीज पे निकालनी है तो लीजिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते थे। किसी को फॉर एग्जांपल और क्या कर रहे होते थे, और आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, पीआईबीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे होते थे। ये हमारे पास मेरे रूम में पड़ी है। बहुत शुक्रिया। किसी को लेट से किसी बंदे को लोन चाहिए बिजनेस के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कर दी। तो अगर आप देखें तो बैंक के काम क्या थे? बैंक के बेतहाशा काम था। हाउस के लिए लोन दे दिया, क्या कहते हैं, गाड़ी शाड़ी लीज पे चाहिए उसके लिए लोन दे दिया। कोई बंदा आया कि फॉर एग्जांपल कि जी मुझे बिजनेस करना है, मुझे लोन चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में कुछ स्कीम्स वगैरह आई थी जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस ही प्रोवाइड कर गई थी। लोन किस लिए चाहिए? गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, क्या करना है भाई? बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, ठीक है भाई, ये लोन पकड़ो, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस कर दी। डिपॉजिटर्स का इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, लेट से उनके पैसों के ऊपर उनको एडवाइस कर दिया लेट से कि जी कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप मुल्क के हालात देखें तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस भी कर सकता है, ये काम भी कर सकता है। और अगर आपने बैंक्स वगैरह को देखा होगा, लेट से वेंचर कैपिटल्स वगैरह, बहुत से नए बिजनेस वगैरह के लिए भी वो लोन प्रोवाइड कर देता है, कि बहुत से स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए भी ये लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम देखें ये सारे काम नॉर्मली बैंक कर रहा होता है ना। और बैंक बनाने के लिए आपको पता है मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट, प्लस बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जब वो फॉल करती है तो उसके ऊपर ठीक ठाक रेगुलेशंस वगैरह भी हमारे पास अप्लाई हो रही होती है। तो जब इतनी इतनी रेगुलेशंस वगैरह इनके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई ये 100 रुपए का रिसीबल है मेरा, मुझे 100 रुपए का रिसीबल 3 महीने बाद मिल जाएगा, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है इस रिसीबल के ऊपर, ये राइट मैं आपको ट्रांसफर करता हूं। आज आप मुझे 100 रुपए नहीं दो, आज आप मुझे 90 रुपए दे दो, 3 महीने बाद आप उस पार्टी से डायरेक्टली जाके 100 रुपए रिसीव कर लीजिएगा। डिस्काउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब अगर ये सारे काम एक समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक के बिजनेसेस को अगर मैं ये नाम दूं और आप इसको यूं समझने की कोशिश करें, इस तरीके से समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर अक्सर आपने देखा होगा कि अगर ये सारे काम मोर और लेस ये नाम यूज ना भी करूं तो ऑन द बैकफुट यही सारे काम हो रहे होते हैं। और अगर कोई बैंक ये सारे काम कर रहा होता है, अगर एक बंदा उठ के आए और बंदा बोले, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा कौन है? वो बंदा बोले कि भाई बंदे का नाम है सऊदी पाक लीजिंग कंपनी। आप लोगों ने कंपनीज का ऑडिट किया होगा, इसके टीएफसीज वगैरह भी आप लोगों ने देखे होंगे।
इसका ऑडिट किया हो ना किया हो, इसके TFCs हर किसी के पास होता है। तो सऊदी पाक लीजिंग कंपनी हर किसी के पास क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने कभी रीपेमेंट ही नहीं करी। तो सऊदी पाक लीजिंग कंपनी, अब एक बंदा उठ के आता है, लेट से एक प्रोमोटर उठ के आता है, एक कंपनी बनती है और वो कंपनी कहती है भाई मुझे तो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लीज का बिजनेस करना है। मुझे किस चीज का बिजनेस करना है? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लीज का बिजनेस करना है। तो मुझे ये बाकी काम नहीं करने, लेट से मुझे ये बाकी काम नहीं करने, मुझे सिर्फ और सिर्फ लीज का बिजनेस करना है, मुझे लेट से डिपॉजिट्स भी नहीं लेने। तो मैं क्यों बैंक बनाऊं? मैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना के भी तो ये काम कर सकती हूँ। क्या मतलब कि भाई मैं 1 अरब रुपए लगाती हूँ, 1 अरब लगाने के बाद मैं लोगों से कहती हूँ भाई किसी को अगर लीज पे कोई चीज चाहिए तो मुझसे राब्ता करे, मैं उसको वो लीज पे पैसे दिला दूं, मैं उसको लीज पे वो चीज दिला दूंगी। कैसे दिला दूंगी? मेरे पास 1 अरब रुपए पड़ा हुआ, इक्विटी पड़ी हुई है, मैं आपको वो चीज दिला दूंगी। हाँ, आप मुझे ओवर द टाइम वो चीज क्या कहते हैं, रीपे करते रहना, उसके ऊपर मैं एक इंटरेस्ट इनकम अर्न करूंगा। इसी तरीके से एक और कंपनी आ जाती है, लेट से एक और कंपनी आ जाती है और वो कहती है कि भाई मुझे तो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग के लिए लोन देना है, मुझे बाकी सारे काम नहीं करने, मुझे बैंक के बाकी बिजनेस नहीं करने। तो जी अब अब देखें ना, अगर आपने इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है, अगर आपने मार्केट में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जी एक चीज हो सकती है, या तो आप बैंक ज्यादा बनाए, बैंक ज्यादा बनाएंगे, कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा बैंक बनाने के लिए। क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा? पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और बैंक्स के ऊपर जो लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे होंगे वो ठीक ठाक ज्यादा है। तो जी नॉर्मली फिर हमारे पास एक लॉ आया, और वो लॉ क्या था? वो लॉ था NBFC। और वो NBFC का कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया कि जी अगर आपने ये कोई बिजनेसेस करना है, अगर आपने इनमें से कोई एक बिजनेस करना है या इसके अलावा कोई बिजनेस करना है, तो आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना सकते हैं। और जब वो आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाएंगे तो आप टेक्निकली टू सम एक्सटेंट आप काम तो बैंकिंग वाले ही कर रहे होगे, काम बैंकिंग वाले ही कर रहे होगे। अच्छा, मैंने उसको रेड से मार्क किया हुआ है क्योंकि कई जगह पे NBFC डिपॉजिट टेकिंग NBFC भी हो सकती है, कई जगह पे NBFC डिपॉजिट टेकिंग NBFC नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, जिसको आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब इन NBFC के ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा। अब जब इनके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होगा तो फिर अप्लाई क्या होगा? तभी ये रीजन है कि इनके ऊपर NBFC के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास अप्लाई हो रहे होते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों क्या यहां तक क्लियर हम सारे? तो ये बड़ा समझने की जरूरत है, काम ये बैंक वाले ही कर रहे हैं, समझने की कोशिश। अगर आपको हाउस लोन पे चाहिए तो आप नेशनल बैंक के पास भी जा सकते हो। अगर आपको कोई गाड़ी लीज पे निकालनी है तो आप दुबई इस्लामिक बैंक के पास भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सऊदी पाक लीजिंग कंपनी के पास भी जा सकते हो, आप ईडन हाउस के पास भी जा सकते हो, आप डिफरेंट कंपनीज के पास जा सकते हो। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि मैं नेशनल बैंक के करंट सेविंग अकाउंट में जमा करा दूं, मुझे 12-13% मिलेगा। आप अगर चाहें तो आप किसी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, कोई सवाल हो पूछ लेना, और अगर आपसे कहूं कि कोई चीज क्लियर है तो काइंडली मुझे जवाब दे दीजिएगा। यहां तक बात समझ आती है? तो फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा कि अब काम यही वाले हो रहे हैं जो बैंकिंग कंपनी कर रही होती है, मोरलेस बैंकिंग कंपनी कर रही होती है। लेकिन अब मैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस की कैप पहन के ये काम नहीं करूंगा। अब जो मैं ये काम करूंगा वो कौन सी कैप पहन के करूंगा? वो मैं NBFC की कैप पहन के करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों में? अच्छा, इसमें बड़ा समझने की जरूरत है हमें, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों में। अब थोड़ा सा ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चल गया कि ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, इसको आगे जाके हम और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये अप्लाई किसके ऊपर होगा। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करनी है कि NBFCs के ऊपर, मतलब इन सारी कंपनीज के ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, इन सारी कंपनीज के ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस हमारे पास अप्लाई होंगे। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि NBFC के ऊपर जो सबसे पहली चीज अप्लाई होगी वो कंपनीज एक्ट 2017 होगी। और कंपनीज एक्ट 2017 की होगी? कंपनीज एक्ट 2017 इसलिए होगी बिकॉज कंपनीज एक्ट 2017 कहता है कि मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को रिपील कर दिया है, खत्म कर दिया, एक्सेप्ट सेक्शन 282, एक्सेप्ट सेक्शन 282 के पूरे सेक्शन की एक सीरीज है हमारे पास, एक्सेप्ट सेक्शन 282 से लेके कुछ सर्टेन सेक्शंस तक, जो कि कहां बताए गए जो कि बताए गए हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में। तो टेक्निकली स्पीकिंग
कुछ एनबीएफसी के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन कहां डिफाइंड है, कुछ कंपनीज एक्ट के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन डिफाइंड है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को, और वो सेक्शन हमारे कंपनीज एक्ट ने रिपील नहीं करे। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो पहली चीज हमारे पास हो गई कंपनीज एक्ट में। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास कुछ एनबीएफसी के रूल्स 2003 है, कुछ रूल्स हैं जो कि एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होंगे, और एक हमारे सिलेबस का जो पार्ट है, सिलेबस का जो इनके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है, वो एनबीएफसी रूल्स 2003 है। एक हमारे पास और चीज है जिसका नाम है एनबीएफसी रेगुलेशंस 2008। एक हमारे पास एनबीएफसी रेगुलेशंस है 2008। तो हमारे पास एनबीएफसी, अगर आप पाकिस्तान में कोई एनबीएफसी बनाने जाते हैं तो आप कब बना सकते हैं एनबीएफसी? अगर आप ये कोई काम कर रहे हैं या इनमें से कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से भी एक चीज है कि दो बिजनेसेस आप एक साथ नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस जो कि आप एक साथ नहीं कर सकते, उसको आगे जाके पढ़ेंगे। तो कुछ बिजनेसेस हैं जो कि आप करना चाहते हैं, बैंकिंग ऑर्डिनेंस की कैप पहन के नहीं करना, अलग से एक एनबीएफसी बनानी है, तो आपके ऊपर ये सारे कानून अप्लाई हो जाएंगे प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? इसमें मजे की बात यह है, इसमें मजे की बात यह है कि ये जो एनबीएफसी रूल्स है इनको इश्यू करने वाला फेडरल गवर्नमेंट होता है, और जो रेगुलेशंस है हमारे पास यहाँ पे एसईसीपी के पास राइट है कि वो इनके ऊपर रेगुलेशंस वगैरह को इशू कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो हमारे पास पहला सेक्शन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, उसके बाद एनबीएफसी रूल्स है, और तीसरी चीज हमारे पास एनबीएफसी रेगुलेशन है। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन पढ़ेंगे, तो हमें कुछ बेस मिल जाएगी। उस बेस के ऊपर हमारे जहन में बेतहाशा सवाल होंगे, वो सवालों का आंसर या तो आगे रूल्स में लिखा हुआ होगा या उनका आंसर आगे रेगुलेशंस में लिखा होगा। 2 मिनट दे रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, इसको कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई किसके ऊपर होंगे? हाउसिंग फाइनेंस सर्विस के ऊपर, लीज जिसके डिटेल डिफरेंशियल आगे जाके पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस के ऊपर, वेंचर कैपिटल के ऊपर, डिस्काउंटिंग सर्विसेज के ऊपर, और एक चीज आपने सुनी होगी एसेट मैनेजमेंट सर्विस, जो हम एमसीज वगैरह बना रहे होते हैं और फिर एमसीज के अंदर बेतहाशा म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर अप्लाई होगा, इनके ऊपर अप्लाई होगा। इनमें से कितनों के ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे, कितने के ऊपर रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। इसके अंदर और भी चीजें ऐड है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस को एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, अगर इसके अलावा भी किसी बिजनेस को फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि जी इसके ऊपर भी एनबीएफसी अप्लाई होगा, तो उन रूल्स उन कंपनीज के ऊपर भी एनबीएफसी अप्लाई हो जाएगा, उस बिजनेसेस के ऊपर भी एनबीएफसी अप्लाई हो जाएगा। या किसी कंपनी को फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि जी आप भी एनबीएफसी के उसमें आते हैं, तो उनके ऊपर भी एनबीएफसी अप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है हमारे पास? बिकॉज कंपनीज हमारे पास बहुत पहले से बनी हुई थी, जो एनबीएफसी वगैरह की चीजें आई हुई थी ये बाद में आई थी, रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में आए थे, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी बिजनेस को कह सकती है कि आप एनबीएफसी में फॉल कर सकती हैं, या किसी कंपनी को कह सकती है कि आप एनबीएफसी में फॉल कर सकते हैं। क्लियर हम सारे यहां तक? अच्छा, इनके ऊपर एनबीएफसी अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज क्या अप्लाई होगी आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कंपनीज एक्ट में जाके देखते हैं तो हमें सेक्शन 282 नहीं दिख रहा होगा, या वो जो सेक्शन है एनबीएफसी का वो नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? बिकॉज उसने कहा कि मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस को पूरा खत्म कर दिया है एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 282, जहां पे हमें एनबीएफसी के बारे में बताया गया था। अब एनबीएफसी के बारे में बताया क्या गया है?
सबसे पहले सेक्शन 282 में ये कहता है कि एनबीएफसी अप्लाई होगा इन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर। ये हमारे पास एक पहला सेक्शन है कि एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन, एनबीएफसी इस कंपनीज ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस इनके ऊपर अप्लाई होंगे। एक चीज ये कहता है। दूसरी चीज वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इनके ऊपर कोई भी रूल्स इश्यू कर सकता है, और एससीसीपी के ऊपर राइट है कि वो एनबीएफसी के ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशंस इश्यू कर सकता है। सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है हमें, सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी पैदा कैसे होगी, एनबीएफसी बनेगी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास अगेन ये होगी कि वही कंपनी एक्ट का स्ट्रक्चर है कि भाई सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इसी तरीके से एनबीएफसी भी इनकॉर्पोरेट होगी। एनबीएफसी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, कोई भी पाकिस्तान में एनबीएफसी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट ने ही क्यों ना प्रिस्क्राइब करी हो, कोई भी पाकिस्तान में एनबीएफसी प्रायर एससीसीपी के अप्रूवल के बगैर नहीं बन सकती। एससीसीपी से उसको अप्रूवल लाजमी लेनी पड़ेगी, एससीसीपी के पास उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी वो बन सकती है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि एक एनबीएफसी तो बन गई, लेट्स से इनकॉर्पोरेट तो हो गए विद द अप्रूवल ऑफ एससीसीपी, लेकिन वो एनबीएफसी तो कोई भी काम कर सकती है। जब वो कोई भी काम कर सकती है तो फॉर एग्जांपल सऊदी पाक लीजिंग कंपनी हमने यहां पे लिखा, वो लीजिंग का बिजनेस कर रही थी, ठीक है। क्या वो डिस्काउंटिंग सर्विसेज का बिजनेस कर सकती है प्यारे बच्चों? हालांकि एनबीएफसी है, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी लीजिंग का बिजनेस कर रही थी, एनबीएफसी है। क्या वो डिस्काउंटिंग सर्विस का काम कर सकती है? क्या वो म्यूचुअल फंड का काम कर सकती है प्यारे बच्चों? नहीं सर, उसके लिए उसको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? कोई भी बिजनेस अंडरटेक करेगी उसके लिए उसको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, उसको हमेशा लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जेएसआईएल की जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जहां जेएस का ग्रुप है, जेएस बैंक के साथ है, तो जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को अगर आप देखेंगे, जेएस बैंक की सब्सिडरी है, तो इसके पास ये चूंकि एक एनबीएफसी है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है एज एन एनबीएफसी। किस तरीके से होती है आगे जाके थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन जब ये कंपनी बनी एक, तो इसके पास बेतहाशा लाइसेंस है। इसके पास पेंशन का भी लाइसेंस है, इसके पास रीट का भी लाइसेंस है, इसके पास एएमसी का भी लाइसेंस है, इसके पास इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का भी लाइसेंस है, इसके पास वेंचर कैपिटल का भी लाइसेंस है। तो इसके पास बेतहाशा तो एनबीएफसी एक बनी है और उसने बेतहाशा लाइसेंस ऑब्टेन किए हुए हैं। तो दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइसेंस ऑब्टेन करना है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई एनबीएफसी बनाना तो आसान है, एनबीएफसी चलाना मुश्किल है। तो चलाने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसमें भी एक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि आपका एक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है? अगर इसको थोड़ा बहुत गौर से देखें तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट से चीजें मिलती जुलती है हमारे पास। तो जी, एससीसीपी के अप्रूवल, लाइसेंस, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का? थोड़ा सा अगर जवाब दे देंगे क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चों तो। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बच्चों। अच्छा, अगर मेरे, अच्छा अब देखिए, अब सवाल कैसा आएगा भाई? एससीसीपी से अप्रूवल चाहिए तो एससीसीपी को अप्रोच करना पड़ेगा। तो एससीसीपी को आपकी शक्ल थोड़ी देखनी होती है, एससीसीपी को तो एप्लीकेशन चाहिए होती है, कुछ फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस की कुछ कंडीशंस होंगी, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों मुझे बताएं, मेरे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस में चीजें लिखी हुई हैं, एससीसीपी अप्रूवल मेरे पास लिखा हुआ है, लाइसेंस मेरे पास लिखा हुआ है, मिनिमम पेड अप, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सिर्फ ये चीजें लिखी हुई हैं। प्यारे बच्चों मुझे बताएं, इससे रिलेटेड चीजें कहां पे डिफाइंड होंगी? जल्दी से बता दें, इससे रिलेटेड चीजें कहां पे डिफाइंड होंगी? कंपनीज ऑर्डिनेंस में डिफाइंड नहीं है। अगर कंपनीज ऑर्डिनेंस में ये चीजें डिफाइंड नहीं है तो ये चीजें कहां पे डिफाइंड होंगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। तभी हमारे पास आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस आई हैं, जहां पे उसने बताया हुआ है कि लाइसेंस की कंडीशन कैसे होनी चाहिए। जो बंदा आ रहा है मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे उसका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया देखना है। प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स होने चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, कंडीशंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, कंपनी कब बनानी है कब नहीं बनानी, ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? सारी बातें आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखी हुई है। क्या यहां तक क्लियर है भाई हम लोग? अच्छा जी, अगर तो हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हमारे पास कि भाई ये कुछ काम करना है, एससीसीपी की अप्रूवल लेनी है, लाइसेंस लेना है,
ये कैसे होगा ये आगे जाके हम इंशाल्लाह रूल्स एंड रेगुलेशन में देखेंगे। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? 1 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करना। क्या यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे जो हमारे पास सेक्शन है कंपनीज ऑर्डिनेंस में हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं, और उस सेक्शंस में बेसिकली एसईसीपी ने अपनी पावर्स के बारे में बताया हुआ है कि जी मेरे पास क्या क्या पावर्स है। अगेन इन सेक्शन को पढ़ते हुए आप ये देखिएगा कि जब हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ा था तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि भाई मेरे पास यही राइट है कि मैं तुम्हारा बोर्ड उड़ा सकता हूं, किसी डायरेक्टर को उड़ा सकता हूं, एग्जैक्टली इसी तरीके से एसईसीपी ने भी इन एनबीएफसी के ऊपर अपनी पावर को एक तरीके से शो किया कि भाई मेरे पास ये पावर्स है। एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, काम बैंकिंग वाला ही कर रही है, लेकिन इनके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होती। इनके ऊपर एसईसीपी, कंपनीज एक्ट या कंपनीज ऑर्डिनेंस या एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको बनाने वाला या इशू करने वाला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं है बल्कि एसईसीपी है, वो अप्लाई होता है। तो एसईसीपी ने यहाँ पे अपनी पावर का इजहार किया है, और सबसे पहली पावर जो उसने कहा है वो क्या कहा है? वो उसने कहा है डायरेक्शन से रिलेटेड। एसईसीपी ने कहा कि अगर कोई एनबीएफसी काम कर रही है और लेट से पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए डिमांड है, पब्लिक इंटरेस्ट की डिमांड है लेट से, पहली चीज। दूसरी चीज, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ एनबीएफसी, तीसरी चीज टू सिक्योर द अफेयर्स ऑफ एनबीएफसी। यहां पे एसईसीपी क्या क्या आ रहा है कि जी अगर कोई एनबीएफसी चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जी पब्लिक इंटरेस्ट डेट्रीमेंटल हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस एनबीएफसी की मैनेज के लिए या उसके अफेयर्स को, टू सिक्योर द अफेयर्स ऑफ द एनबीएफसी, या तो उसके अफेयर्स को मैनेज, मतलब जो उसके ऑपरेशन चल रहे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट की डिमांड है, तो एसईसीपी के पास ये राइट है कि वो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। एसईसीपी मतलब कल को एनबीएफसी ये नहीं कह सकता कि मैं जो ये काम कर रहा हूं ये तो एनबीएफसी के कंपनीज ऑर्डिनेंस में भी कहीं मना नहीं है,
एनबीएफसी रूल्स में भी कहीं मना नहीं है, रेगुलेशंस में भी कहीं मना नहीं है, तो आप मुझे क्यों ये काम करने से मना कर रहे हैं? अगर एससीसीपी चाहे तो इन बुनियादों पे उस एनबीएफसी को कोई भी डायरेक्शंस इशू कर सकती है, और वो डायरेक्शन ऑब्वियसली उनके ऊपर वैलिड होगा। अगर एससीसीपी चाहे डायरेक्शंस इशू करने के बाद, एससीसीपी चाहे या तो खुद, या जाहिर सी बात है एनबीएफसी भी रोता हुआ आएगा और कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन देगा, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन देगा, तो किसी भी रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे एससीसीपी चाहे तो जो ऑर्डर उसने ऊपर इशू किया है, या तो उस ऑर्डर को वो कैंसिल कर सकती है, या उन ऑर्डर्स को वो क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। तो एससीसीपी अगर कोई ऑर्डर देता है तो वो ता कयामत नहीं होगा। एससीसीपी चाहे तो खुद अपने बेसिस पे भी, या किसी के, या सामने वाली एनबीएफसी कोई रिप्रेजेंटेशन देती है, कोई गिला शिकवा करती है, कोई जस्टिफिकेशन देती है, तो उसके बेसिस पे भी जो ऑर्डर पास किया गया है उसको, जो डायरेक्शंस इशू की गई हैं उसको ऑल्टर भी कर सकती है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये एससीसीपी ने अपने पास एक राइट रखा हुआ है, राइट टू इशू दी डायरेक्शंस। अच्छा, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, एससीसीपी ने अपने पास एक और पावर रखी हुई है, और आप हैरान हो जाएंगे, हैरान क्या होंगे, मतलब ये वो पावर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी थी। पावर क्या है जी? पावर ये है कि मैं किसी भी चेयरमैन को, मैं एनबीएफसी के चेयरमैन को, मैं एनबीएफसी के डायरेक्टर्स को, मैं एनबीएफसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, या एनी अदर ऑफिसर जो कि अफेयर्स चलाता है, एनबीएफसी के अफेयर्स चलाता है, मैं अगर किन बुनियादों पे? अगेन इन्हीं बुनियादों पे। क्या मतलब? इफ द पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, एनबीएफसी के अफेयर्स को सिक्योर करने के लिए, या उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। क्यों? बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज एनबीएफसी, बिकॉज ये लोग जो है, अगर ये चेयरमैन रहेगा, अगर ये डायरेक्टर रहेगा, अगर ये सीईओ रहेगा, या कोई और ऑफिसर अगर वो रहेगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, डेट्रीमेंटल है टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर एससीसीपी चाहे तो एक ऑर्डर पास कर सकता है, और उस ऑर्डर में इन लोगों को प्यारे बच्चों रिमूव कर सकता है। एससीसीपी कमिश्नर चाहे तो इन बंदों को क्या कर सकता है? इन बंदों को रिमूव कर सकता है। लेकिन कोई भी जो ऑर्डर पास होगा तो ऑर्डर से पहले सामने वाले को सुना जाएगा। इसकी एग्जैक्टली सेम टोन है जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस में हमने पढ़ी थी। सामने वाले बंदे को सुना जाएगा, कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा अनलेस सामने वाले बंदे को आपने सुन ना लिया हो। अगर आप एक एनबीएफसी के चेयरमैन को फारिग करने जा रहे हैं, सामने पहले आपने उसको सुनना पड़ेगा, सही है। लेकिन एससीसीपी ने अगेन अपने पास एक राइट रखा, वही वाली बात कि सुनने सुनाने में टाइम लग जाएगा और इससे पब्लिक को नुकसान पहुंच जाएगा, शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंच जाएगा, यूनिट होल्डर को नुकसान पहुंच जाएगा। तो एससीसीपी चाहे तो उसको ये कह सकता है कि जी ठीक है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक मैटर फाइनली क्लोज नहीं हो जाता, आप इमीडिएट बेसिस पे रिमूव हो जाए। और रिमूव आप अपनी डेजिग्नेशन से भी हो जाएंगे, मतलब अगर चेयरमैन से मसला है तो चेयरमैन रिमूव हो गया, अब चेयरमैन सीईओ भी नहीं बन सकता, कोई और ऑफिसर भी नहीं बन सकता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केस में कभी भी इस एनबीएफसी के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकता। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अब जब बंदा रिमूव हो चुका है तो उसकी जगह कोई नया बंदा आएगा प्यारे बच्चों। जो नया बंदा आएगा, वो नया बंदा ऑफिस, उसको ऑथराइज कौन करेगा? उसको हमेशा ऑथराइज एससीसीपी करेगा। अब जब एनबीएफसी को नया बंदा लेकर आएगी, एससीसीपी उसको ऑथराइज करेगा, और वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? जिस बंदे को रिमूव किया गया है, जो नया बंदा आएगा वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? वो तब तक ऑफिस होल्ड करेगा जब तक न्यू इलेक्शन नहीं हो जाते। और न्यू इलेक्शन या तो लेट से डायरेक्टर्स वगैरह उसको अपॉइंट करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग में, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये बंदा ऑफिस हमारा होल्ड करेगा प्यारे बच्चों। का यहां तक बात समझ आती है? हमें क्लियर है हम सारे यहाँ पे? एक चीज एससीसीपी ने कहा है कि अगर किसी बंदे को मैं अपॉइंट करता हूं, लेट से मैं अगर किसी बंदे को अपॉइंट करता हूं, तो वो जो बंदा अपॉइंटेड होगा वो जब तक चाहे
जब तक मेरी खुशी है, जब तक वो बंदा इस एनबीएफसी में चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ या ऑफिसर, बिकॉज अब एक बंदा रिमूव हुआ है तो जो नया बंदा आएगा एससीसीपी लेट्स को अपॉइंट करता है, तो जो बंदा आएगा वो जब तक चाहे वो इस अपनी पोजीशन पर रह सकता है, लेकिन जो बंदा अपॉइंट होगा वो 3 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। जो बंदा अपॉइंट होगा वो 3 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात आपके समझ आती है? क्लियर है? तो अगेन जो हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस में सेक्शन पढ़ा था, जो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास राइट थे, एग्जैक्टली सेम चीजें कहां पे बताई गई हैं? सेम चीजें हमारे पास एनबीएफसी के लिए भी बताई गई है। क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहां तक? ऑनलाइन वालों क्लियर हो? जबरदस्त। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जिस बंदे को रिमूव किया जा रहा है वो उस एनबीएफसी में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उस एनबीएफसी के अलावा किसी और एनबीएफसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसके ऊपर जो बैन लगेगा वो 3 साल से ज्यादा का बैन नहीं लग सकता, 3 साल का बैन लगेगा। ये सेक्शंस भी हम सारे रेड कर लेंगे। एससीसीपी ने अपने पास एक और पावर रखी है प्यारे बच्चों, और वो पावर क्या रखी है? वो पावर ये रखी है कि अगर एससीसीपी चाहे तो पूरा का पूरा बोर्ड भी उड़ा सकता है। चेयरमैन की बात नहीं हो रही, सीईओ की बात नहीं हो रही, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उड़ा सकता है। किन बुनियादों पर उड़ाएगा प्यारे बच्चों? जितना कुछ आपने इस सेक्शन में पढ़ा है, जितना कुछ इस सेक्शन में पढ़ा है, ये सेक्शन यहाँ के लिए भी रेलेवेंट हो जाएंगे, यहाँ पे भी कॉपी हो जाएंगे। और किस तरीके से? बस फर्क इतना होगा कि डायरेक्टर जो रिमूव हुआ है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे पास पूरे रिमूव हो गए, तो नया जो बोर्ड बनेगा वो कौन बनाएगा? वो एससीसीपी बनाएगा। प्यारे बच्चों का यहां तक बात समझ आती है? तो एससीसीपी ने सेम बुनियादों पे डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है, इन्हीं बुनियादों के बेसिस पे किसी बंदे को उड़ा भी सकता है, इन्हीं बुनियादों के बेसिस पे किसी पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रिमूव कर सकता है। क्या यहां तक क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से हम आते हैं और हम आके कुछ सेक्शंस पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ। प्रोविजन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। मुझे 1 मिनट दो, स्क्रीन बंद हो गई, सिर्फ 1 सेकंड है। चले बच्चों, स्क्रीन दिख रही है अब? चले जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज।
provision as to the establishment and regulation of non-banking finance companies. Application of this part. The provision of this part shall apply to NBFC, which include companies licensed by the Commission to carry out any one or more of the following form of business: investment finance service, leasing, housing finance service, venture capital investment, discounting service, investment advisory service, asset management services, and any other form of business which the federal government may, by notification in the official gazette, specify from time to time, and notified entities which include such other company or class of companies or body corporate or trust or any other entity or person as the federal government may, by notification in the official gazette, specify for the purpose. यहाँ पे क्या होगा, किसी और बिजनेस को भी अगर आपने एनबीएफसी में नोटिफाई कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, तो एनबीएफसी की डेफिनेशन में वो फॉल कर जाएगा। आप सिर्फ इन 7 को नहीं देखेंगे, एनबीएफसी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा और उसके ऊपर भी एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे। Power to make rules and regulation and issue directives, circulars, codes, guidelines. इस पढ़िएगा, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फेडरल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स, सही है जी, for the establishment and regulation of NBFC and notified entities, and such rules in addition to anything already provided in this ordinance, provided for and any other matter which the commission may deem fit for the effective regulation of NBFC and the notified entities. ये बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट के पास राइट है, चाहे तो वो रूल्स बना सकता है, तभी हमारे सिलेबस में एनबीएफसी रूल्स भी हैं। द कमीशन एससीसीपी मे मेक रेगुलेशंस, तभी हमारे पास एनबीएफसी रेगुलेशंस है, और ये रेगुलेशंस हमारे पास किसने बनाई है? ये एससीसीपी ने बनाई है। एंड notified entities and their business and activities, and such regulations may provide for any matter which the commission deems fit for the effective regulation of NBFC and the notified entities and their business activities. The commission, the SCCP may issue directives, circulars, codes, notification and guidelines. हमने एक सेक्शन पढ़ा इसके बाद incorporation of NBFC का। NBFC shall not be incorporated without the prior approval of the commission। साथ साथ बोर्ड भी देखते रहिएगा और जो नोट किया है वो भी देखते रहिएगा, सही है। सबसेक्शन 2 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये उसकी बात कर रहा है कि अगर एक बंदा पहले से इनकॉर्पोरेट हुआ है तो। सबसेक्शन 4 में आ जाते हैं, एनबीएफसी शैल नॉट कमेंस और कैरी ऑन बिजनेस अनलेस इट हैज सच मिनिमम इक्विटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पहली चीज क्या कहते हैं, आपने अप्रूवल लेना है। दूसरी चीज आपके पास मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए, सॉरी दूसरी चीज आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमने कुछ पावर्स पढ़ी, 3 किस्म की पावर पढ़ी हमने। पावर टू, हम पहले पढ़ लेते 282D, पावर टू इश्यू डायरेक्शंस notwithstanding anything contained in any other provision of this ordinance where the commission is satisfied that it is necessary in the public interest or to prevent the affairs of any NBFC for being conducted in a manner detrimental, nuksandeh to the interest of the shareholders or unit holders, as the case may be, or person whose interests are likely to be affected or prejudiced to the interests of the NBFC, to secure the proper management of the NBFC. It may, SCCP may issue directions to NBFC generally or to any NBFC in particular to do such acts or desist from doing such act as the commission may deem fit, and carry out such changes as necessary to rectify the situation, and the NBFC shall be bound to comply with the such directions। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? The commission में जो ऊपर representation दी गई है, on representation made to it or on its own motion, modify or cancel any direction issued under subsection 1, and in doing so modifying or cancelling any direction may impose such conditions as it thinks fit। प्यारे बच्चों, क्या ये पहली पावर क्लियर है कि एससीसीपी के पास राइट है कि वो किसी भी एनबीएफसी को या किसी भी एनबीएफसी के एक सेक्टर को, सारी की सारी लीजिंग कंपनी को कोई ना कोई डायरेक्शंस इशू कर सकता है। क्लियर हो प्यारे बच्चों यहाँ पे? सेकंड चीज, पावर टू रिमूव notwithstanding anything contained in any other provision of this ordinance where the commission is satisfied that the continued association of any chairman, director, chief executive or any other officer or person responsible for the affairs of an NBFC is or is likely to be detrimental to the interest of the NBFC
or its shareholder or person whose interest is likely to be affected, or the public interest so demand, to prevent the affairs of NBFC being conducted in a manner detrimental to the interest of its shareholder, to secure a proper management of the NBFC. वही चीजें जो ऊपर लिखी हुई थी प्यारे बच्चों. It is necessary so to do the commission may, for reasons to be recorded in writing, by order remove from office. किन बंदों को, ऊपर इन बंदों को remove कर सकता है with effect from such date as may be specified in the order. With effect from such date as may be specified in the order. Any chairman, director, chief executive, or other officer or the NBFC. No order under subsection 1 shall be made unless the chairman or director or chief executive or the other officer has been given a reasonable opportunity of making a representation of being heard. Provided that, यहाँ पे वो कह रहे हैं representation सुने बगैर आप order pass नहीं करेंगे, लेकिन provided that वो कहता है इसके अंदर pass कर सकते हैं if in the opinion of the commission any delay would be detrimental to the public interest or the interest of the shareholder or the unit holder. The commission may at the time of giving the opportunity or at any time thereafter and pending the consideration of the representation aforesaid, if any, by order direct that the chairman, chief executive shall not with effect from the date of the order क्या नहीं कर सकेंगे, act as the chairman or director of the chief executive of the NBFC. Of the NBFC का मतलब है जिस NBFC में chairman director है उसमें ये ऑफिस अब होल्ड नहीं कर सकते. In any way whether directly or indirectly be concerned with or take part in the management of the NBFC. Indirectly भी इनके ऊपर किसी किस्म का अफेयर्स में मैनेज नहीं कर सकते. Any person, ये सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, any person authorized by the commission, ये बहुत गौर से देखिएगा, any person authorized by the commission in this behalf shall act as such chairman, director or chief executive of the NBFC till another person is elected in a general meeting or a board meeting as may be directed by the commission to fill the vacancy. जो कैजुअल वैकेंसी होगी प्यारे बच्चों उसको आप टेम्पररी तौर पे कंप्लीट करोगे और फिर वो बंदा कब तक पोजीशन होल्ड करेगा, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन आपके नहीं हो जाते. क्या यहां तक बात समझ आती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वेयर एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेयरमैन or a director of chief by whatever name called or other officer, he shall cease to be a chairman, director or officer of the NBFC and shall not in any way whether directly or indirectly be concerned with it take part in the management of the NBFC or any other NBFC. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे वो कहता है किसी और NBFC में भी आप ये पोजीशंस अब आप होल्ड नहीं कर सकते. कितने साल के लिए? फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years as may be specified in the order. Any person appointed as the chairman or director or chief executive under subsection 2, जिन बंदे को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन और डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 में किसके कहने पे अपॉइंट किया जा रहा था? एससीसीपी के ऑथराइजेशन के उस पे किया जा रहा था. Shall hold office during the pleasure of the commission subject to such condition as may be specified for a period not exceeding 3 years as the commission may specify. जो बंदा पोजीशन यहाँ पे होल्ड करेगा प्यारे बच्चों, जब तक कमीशन चाहे होल्ड कर सकता है वो, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं होंगे. और जब आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो तो डायरेक्टर की कुछ लायबिलिटी होती है. ये जो डायरेक्टर है कैजुअल वैकेंसी की वजह से अपॉइंट हुआ है, एससीसीपी ने अपॉइंट कराया है. Not incur any obligation or liability for anything which is done or intended to be done in his capacity as such chairman director. ये अपनी कैपेसिटी में जो भी डिसीजन लेगा प्यारे बच्चों, ये कोई भी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी इसके ऊपर तस्वुर नहीं की जाएगी. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? जिन बंदे को फारिग किया गया था प्यारे बच्चों, वो किसी किस्म का भी कोई कंपनसेशन या लॉस आपसे क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है? नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी एम्प्लॉय को फारिग करते हो 3 महीने की सैलरी दे रहे होते हो, अगर आपका एक एग्रीमेंट हुआ है और कोई डिसिप्लिनरी मसला नहीं है, आप उसको फारिग करते हो, आप गोल्डन हैंडशेक भी दे रहे हो, तो ये बंदा इस तरह के कोई भी कंपनसेशन या क्लेम नहीं मांग सकता. बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे? पावर टू सुपरसीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स notwithstanding anything contained in any other provision of this ordinance where the commission is satisfied that the association of the board of director of any NBFC
इज लाइकली टू बी डेट्रीमेंटल। सेम चीजें प्यारे बच्चों वापस से लिखी हुई है। यहाँ पे राइट क्या है, यहाँ पे राइट है कि यहाँ पे आप पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। द कमीशन में बाय रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको आप इनएक्टिव कर सकते हो। द पीरियड शैल नॉट एक्सीड 3 years, 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। All the powers and the duties of the board of directors shall during the period of supersession be exercised and performed by such person as the commission may from time to time appoint। अब जब बोर्ड ही नहीं रहा प्यारे बच्चों, तो अब अगला चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, अगले डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेंगे, जनरल मीटिंग कौन बुलाएगा प्यारे बच्चों? तो इसके लिए कमीशन पे टाइम टू टाइम के बेसिस पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाएगा। प्लस ऊपर जितने भी सेक्शन आपने पढ़े अभी, सेक्शन 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपने जितने सेक्शन पढ़े वो क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो कोई उनकी कोई लायबिलिटी होगी नहीं होगी, वो कोई टर्मिनेशन लॉसेस क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपकी अप्लाई होंगी प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है हमें? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? कोई भी सवाल हो प्यारे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। मौसम क्लियर है बेटा आप? चलें जी प्यारे बच्चों, जबरदस्त। इसको एक बार इन सेक्शंस को आपने खुद से ही पढ़ना है। आज हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस के जो आसान सेक्शन थे हमने वो पढ़ लिया। एनबीएफसी कैसे इस दुनिया में आया, अगर आप देखें 50 साल पहले आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं दिखते होंगे प्यारे बच्चों, ये आजकल के रिसेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तभी एनबीएफसी का एक कॉन्सेप्ट आया है। और इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो वो लिखता है कि जी मैं किसी भी बिजनेस को चाहूं तो मैं एनबीएफसी की डेफिनेशन में फॉल करवा सकता हूं। तो ये सेक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में कैसे एनबीएफसी बनेगी, एप्लीकेशन कैसे दायर होगी, लाइसेंसिंग कंडीशंस क्या है, जो बंदे जा रहे हैं वो उनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी की सब, मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट कितनी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।